बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत है, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी कल लाहौर पहुंच रहे हैं। कभी इम्कान ये है कि उनका चौधरी बिरादरान से भी रब्ता होगा। दूसरा, पीडीएम का जो वर्चुअल सरबराही इजलास है वो मुनक्किद होगा। इत्तलात ये हैं कि पीडीएम के सरबराही इजलास में लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को ये इख्तियार दिया जाएगा और साथ साथ जो है वो उन्हें ये टास्क दिया जाएगा कि वो जो नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट जो प्लान की जा रही है उसके लिए वो अपना किरदार अदा करें, और उन्हें टास्क दिया जाएगा कि वो तमाम अपोजिशन की पार्टीज के साथ साथ जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी रब्ता करें और इसकी टाइमिंग और जो इसका फ्रेमवर्क है वो तैयार करें। तो ये इत्तलात आ रही है कि खुद शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को भी इस बात पर कायल कर लिया है। जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उनके साथ भी राब्ते हुए हैं और इत्तेहादियों से भी जो राब्ते हैं वो पहले से शुरू किए जा चुके हैं। तो अपोजिशन सीरियस तो नजर आ रही है, कितना ये मटीरियलाइज होगा, इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो अपने सियासी जलसे शुरू कर दिए हैं, कल फैसलाबाद में वो बड़े गरजे बरसे हैं, इसी तरीके से अब और उनके जलसे प्लान किए जा रहे हैं। एक सिंध में जलसा प्लान किया जा रहा है, मंडी बहाउद्दीन में, केपीके में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सियासी सूरत हाल पे हो रही हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और हुकूमत के साथ है। ये मामला भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत के साथ होना ही क्या न्यूट्रल होना है या नहीं है। फिर इसी तरीके से शौकत तरीन साहब ने कहा कि आइंदा आने वाला बजट जो है वो खासा चैलेंजिंग होगा उनके लिए, क्योंकि एक तरफ वो इलेक्शन बजट होगा और दूसरी तरफ जो आईएमएफ की जितने दबाव है और जो उनकी जो शराइत हैं, चीजें हैं, उस पर अमल दरामद करना होगा। तो कोई आसान टास्क नहीं होगा। तो ये पूरा मंजरनामा सियासी जो डेवलपमेंट होती रही है उसी पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और ये देखेंगे कि उसके जो अगले आने वाले दिनों में सियासी असरात हैं, ये जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है वो क्या होगा, और ये सियासी मंजरनामा जो हमारी माशी सूरत हाल और जो मईशत है उसको किस तरीके से डैमेज करेगा, क्योंकि वो पहले ही हम एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब आमिर गौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, और मज़हर अब्बास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। आप तमाम लोगों की बातें सुनते रहते हैं और इनके एनालिसिस जो हैं वो जिस तरीके से ये कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होती हैं। तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि इनसे रहनुमाई हासिल करें। अवैस तौहीद साहब, ये जो पूरी मूवमेंट हुई है, पॉलिटिकल सियासी जमातें मिली हैं, एकदम से मिलना जो शुरू हो गई हैं, ये इन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की है। फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कोई इशारा है, तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉन्फिडेंस आ गया है और इनको लगता है कि इनके नंबर पूरे हो गए हैं। हुआ क्या है ये? तारिक साहब, शुक्रिया। आपने धुंध के और कोहर के माहौल में मुझसे कहा है कि साफ तस्वीर पेश करने की कोशिश करूं, तो करता हूं जो मुझे समझ में आती है। लेकिन धुंध काफी है, कोहर काफी है, और वो पिंडी में भी है और इस्लामाबाद में भी है, और सुबह को भी है और रात को भी है। तो अंदाजा जो लगाना है वो मुश्किल है, लेकिन जो कुछ अंदाजे लगा सकते हैं तारिक साहब, वो तो ये समझ में आ रहा है कि अपोजिशन काफी पुरएतमाद नजर आ रही है, एग्रेसिव नजर आ रही है, और उसको लग रहा है कि ये साल है और इसके अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत को झंझोड़ना है, दीवार पे लगाना है। और वो इसमें काफी कामयाब नजर आ रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट की तकसीम, और ये कोई स्कूल या कॉलेज का कोई तकरीरी मुकाबला तो नहीं है कि कौन वजारत पहले नंबर पर आई, कौन दूसरे नंबर पर आई। ये ऑप्टिक्स है, गिमिक्स है, और ये दिफाई मुझे स्ट्रेटजी लगती है खान साहब की। देखिए, मुझे लग रहा है तारिक साहब कि आज जिस तरह मरियम साहिबा की एक जाराना एक मीडिया टॉक थी, उसमें उन्होंने एक बात की जिससे लगता है कि तहरीक अदम एतमाद तहरीक ला रहे हैं अपोजिशन वाले। मेरा और मजहर जो है दोनों का ख्याल था कि ये मुश्किल है कि लाएंगे, लेकिन अगर लाएंगे भी तो कामयाब नहीं होगा जो हम समझ रहे हैं। आज जो मरियम साहब कह रही है कि मियां साहब जो हैं वो पहले तो तैयार नहीं थे, और ये हम और आप पहले से जानते हैं कि ये चाह रहे थे कि जी पूरे जो सिस्टम है वो तब्दील हो, फ्रेश इलेक्शन हो। अब मसला ये है कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद लाते हैं, और जो लग रहा है मुझे, एक तो चीज क्लियर हो रही है कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और इसी वजह से घबराहट है, इसी वजह से बौखलाहट है। दूसरी तरफ
मुझे लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का ये है कि भाई जो माजी में कांधे दिए थे, आपको कोशिश की थी संभालने की, मदद करने की, मईशत का मामला हो, गवर्नेंस का मामला हो, वो तो नहीं देते। 9 अक्टूबर नवंबर के बाद काफी साथ को नुकसान पहुंचा तनाजे के बाद। तो आपको लग रहा है कि ये है कि जो रियासत का मामला है, जिस तरह स्टेट बैंक का बिल था, उसमें ये पता था जिम्मेदार हल्कों को कि ये पास होना है, और इसी वजह से अपोजिशन को भी मैसेजेस गए, सिग्नल भी गए, और वो पास हो गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब मुल्तान में ही रहे और उसके बाद सफाइयां रही। तो रियासत के या नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा उसके अंदर साथ होंगे, लेकिन जो आपके मसाइल हैं वो आप खुद हल करें, इतना तो लगा है। इसी बुनियाद पर अपोजिशन जो है वो फ्रंट फुट पे है और बहुत एग्रेसिव पोस्टर दिया हुआ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर अपोजिशन काफी पहले तहरीक-ए-एतमाद तहरीक लाने का और सिग्नल ना मौसूल होने का इंतजार कर रही होती तो बहुत कुछ फायदा उठा सकते थे, बहुत कुछ लोग उन्हें ज्वाइन करते। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अपोजिशन अब ये समझ रही है और उसका बयानिया ये है कि अगर कामयाब नहीं भी होती है ये, तो फिर भी हम आवाम के सामने जाके ये कहेंगे कि अभी तक जो है हम पूरी कोशिश की, लेकिन न्यूट्रलिटी कहीं नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि कामिल आगा साहब ने एक पूरा बयान दे दिया कि रियासत जो हमें कहेगी, जो एस्टैब्लिशमेंट कहेगी, हम वही करेंगे, और जब तक हम साथ रहेंगे इमरान खान साहब की, जब तक वो हमें नहीं कहते साथ छोड़ो। इसी तरह एमक्यूएम के लग रहा है। लेकिन जो बातों में कड़वाहट है या बातों के अंदर जो तलखी है, वो ये बात जाहिर कर रही है कि जो खान साहब का घर है वो ऑल इज नॉट वेल इन द हाउस ऑफ मिस्टर खान, वो एक है। अब ये परफॉर्मेंस अगले ये पूरा साल जो है बहुत मुश्किल होगा। ये तो बस रिएक्शन पे पॉलिटिक्स होगी, रिवायती पॉलिटिक्स होगी, और अपोजिशन तजर्बेकार है और वो इनको झंझोड़ती रहेगी। तो मैं समझ रहा हूँ आखिरी दो जुमले के अदम इस्तेहकाम रहेगा, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, इंतशार रहेगा, और जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला जब आगे बढ़ेगा तो उस वक्त अपोजिशन अपने पत्ते सारे आगे खेलेगी, सियासी पत्ते, या बड़े एहतियात से चलेगी। तो वो इंतजार करिए कि हर चीज क्लियर हो उस एंड पर, जो एक बड़ा मामला आने वाला है कि उसमें क्या कितनी क्लैरिटी है। तो वहां पे मामला जो है मुझे लगता है कि वहां पर सही पत्ते लगेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे आसान नहीं लगता कि खान साहब की हुकूमत जो है वो कहीं जा रही है। ये घसीटती हुई ससकती हुई आगे तक जाएगी जिन कमजोरियों के साथ, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है। ठीक। ये गौरी साहब, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? अवैस साहब कहते हैं कि ठीक है, भूचाल जरूर पैदा हो गया है, अपोजिशन कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन ये इमरान खान साहब निकल जाएंगे सिसकते हुए, घिसटते हुए, जैसे तैसे करके टाइम पूरा हो जाएगा। परेशान जरूर रहेंगे लेकिन टाइम पूरा कर लेंगे। ये मतलब क्या क्या हुकूमत करनी है? अगर फर्ज किया आपने घिसटना है और सिसकना है और मतलब लंगड़ाते हुए कहीं पहुंचना है, तो ये एक हीरो से तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। देखें तारिक भाई, हमारे जो एनालिसिस हैं, मतलब मजर को हम हर रोज सुनते हैं, वैसे आपको सुनते हैं, हमारे एनालिसिस की बेस जो है ना, नॉर्मली वो बैकग्राउंड मीटिंग्स होती हैं जो हम मतलब मुख्तलिफ असबाब, जो असहाब इक़्तिदार हैं या अपोजिशन है, उनके साथ तकरीबन ऑलमोस्ट रोज शेयर करते हैं। अच्छा, उन मीटिंग में सच बोला जाता है। हमारी मुसीबत यह है कि वो हम सच अवाम के साथ शेयर नहीं कर सकते। उस सच के अंदर अगर मैं सिर्फ एनालिसिस ये कर सकूं कि दो तीन चीजें जो हैं वो आपके देखने वालों के साथ शेयर करें कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम हमें नजर आता है उसमें दो पार्टियां अपने आप को किसी न किसी तरह से नजरियाती समझने लगी हैं। यानी पीपल्स पार्टी जो है वो फेडरलिज्म का झंडा लेके चल रही है या यकीन रखती है, उसका दावा करती है। PMLN जो है वो काफी अरसे से अब जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की बात करती है। अब बाकी पार्टियां जो हैं सारी की सारी वो इक़्तिदार में रहने की मुतमन्नी है कि उसके साथ कहीं ना कहीं उनकी ट्रॉली के ऊपर चढ़ जाया जाए और अपने साथ कहीं दो जो अगर मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं उनको कोई ना कोई चीज मिल जाए। शेख रशीद साहब की सूरत में तो एक ही पार्टी का एक ही मेंबर जो है इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के ऊपर बैठे हुए इतने अरसे से। PTI चूंकि साहब इक़्तिदार है, तो अब आप ये देखें कि इक़्तिदार में होने के बावजूद उसके जो आजकल सरकर्दा तर्जुमान हैं
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ تو نظام ہی ٹھیک نہیں ہے, تو ہمیں تو صدارتی نظام چاہیے, ہمیں تو اسلامی صدارتی نظام چاہیے. کل کو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم چونکہ ریاست مدینہ کے جو ہیں وہ چیمپئن تھے تو ہمیں تو خلافت چاہیے. تو اصل چیز یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو صفحہ تھا جس کے اوپر یہ سارے اکٹھے تھے, اسلام آباد میں جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ جو پاور کوریڈورز ہیں ان کے آس پاس پھرتے ہیں یا ان کوریڈورز کے اندر پھرتے ہیں, وہ یہ روز کہتے ہیں کہ وہ صفحہ جو ہے وہ پرزے پرزے ہو چکا ہے, انہوں نے کہا پھٹ پھٹ آ گیا ہے. تو یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہے اس میں کوئی چیز انہیرنٹلی اپوزیشن کی اپنی کوشش نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی جو پاور ہے وہ ڈرائیو کرتی ہے ایکچوئل یا فیکچوئل یا جو فکشنل عوامی سپورٹ ہے اس کو وہ اب لوز نہیں کر سکتی. اس وجہ سے کہ مسلسل ہر روز آنے والے جو سرویز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عوام کی معاشی حالت بے پناہ بری ہے اور بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں اس طرح اویس نے بھی کہا کہ سرٹیفکیٹ آپ دے دیں کہ آپ 1500 میٹر کی ریس دوڑے ہیں یا 1300 یا 3000 میٹر کی ریس دوڑے ہیں اور کانپتے کانپتے آپ نے وہ پوری کی ہے تو ٹرافی لے کے گھر چلے جائیں. لیکن اگر آپ عوام سے پوچھیں باہر مطلب کہیں پہ بھی, اسلام آباد میں راولپنڈی میں, تو وہ آپ کو صحیح بتاتے ہیں کہ ان کی فیلنگ کیا ہے. اور اسی وجہ سے شاید اپوزیشن کہتی ہے کہ آج ہی الیکشن کرا لیں, اور میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں. لیکن مجھے اس طرح لگتا ہے کہ فائنلی میاں صاحب کو بھی لوگوں نے گھیر لیا ہے کہ بھائی جان آپ کی خواہش تو پوری ہونے نہیں لگی, ٹھیک ہے نا, چاہے جو ہے عدالتوں میں کیس موو ہوں یا جو بھی ہیں, فوری طور پہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے. اور آخری بات یہ کہ لوگ یہاں پہ عجیب و غریب اندازے بھی لگا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 مہینے کی بات ہے, 3 مہینے کی بات ہے, کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ساری چیز. تو اس سے پہلے یہ جو ہے پریشر کوکر اس کی اب جو ٹوٹی ہے اس میں سے صرف چھوٹا چھوٹا ہوا نہیں نکلے گی گرم, اب وہ ٹوٹی اٹھانی پڑے گی تاکہ اس کے اندر سے جو اب بھاپ نکلنی ہے نکلے, اور جو کچھ اس کے اندر پکا ہوا ہے اس کو شیئر کیا جائے. قادری صاحب, یہ غوری صاحب کی بات بھی سنی آپ نے, اویس صاحب کی بھی, اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا اپوزیشن کا جو اعتماد ہے اس کے پیچھے کیا ہے, یا وہ اعتماد کا جو ہے وہ ظاہری تاثر دے رہے ہیں, اندر سے وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے, یا واقعی ان کو لگتا ہے کہ اب وہ کامیاب ہو جائیں گے, اور یا وہ کشتیاں جلانے پہ تیار ہے کہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں ایک مرتبہ جو ہے وہ دھچکا ضرور پہنچایا جائے. کیا سینیریو ہے سر؟ شکریہ حافظ. دیکھیے ظاہر اویس صاحب نے اور عامر نے اپنی اوپینینز دی اور وہ ظاہر قابل احترام ہے. میرے نقطۂ نظر سے اگر میں کرکٹ ٹرم میں یوز کروں کہ اپیل کی ہے انہوں نے, امپائر نے ناٹ آؤٹ دیا ہے, اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ تھرڈ امپائر کی طرف ریفر کریں یا نہ کریں معاملے کو. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن میں اب تک وہ اتنے شیور ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم موو کر دیں, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ انہیں ایک دوسرے پہ کانفیڈنس نہیں ہے. مجھے ابھی بھی وہ اعتماد ان کے درمیان نہیں نظر آ رہا, وہ اعتماد کی فضا نہیں نظر آ رہی کہ جس کی بنیاد پہ یہ تجزیہ کیا جا سکے کہ اپوزیشن کے نمبرز پورے ہیں اور اپوزیشن کو یہ اعتماد ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی توڑ لے گی اور اتحادیوں کو. دیکھیں اس میں صرف فائدہ چھوٹی جماعتوں کو ہوتا ہے, اور کیونکہ ان کی بارگیننگ بڑھ جاتی ہے, یا دوسرے الفاظوں میں ان کی بلیک میلنگ بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو مجھے ابھی بھی عمران خان اتنے نروس نہیں نظر آتے کہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ اب ان کی حکومت جا رہی ہے. کیونکہ جس وقت انہیں یہ یقین آیا ان کی حکومت جا رہی ہے تو ان کی ٹون جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے حوالے سے اگریسو نہیں ہوگی, پھر دوسرے لوگوں کے حوالے سے بھی وہ اگریسو ہوگی. تو ابھی تو اپوزیشن صرف یہ اسیس کر رہی ہے کہ ہمارے نمبرز گیمز پورے ہیں. پہلے تو جو ان کے اندر ہے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور ان کے جو دوسرے اتحادی اپوزیشن جن کی تعداد 160 کے قریب بنتی ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, ان میں سے کتنے لوگ ٹوٹنے کے امکانات ہیں, اس چیز کو وہ اسیس کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے سینٹ میں دیکھ چکے ہیں, ہم بارہا دیکھ چکے ہیں, اور اسی طریقے سے انہیں بالکل ابھی تک یہ یقین نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ادھر آ جائیں گے, کچھ لوگ ادھر آ جائیں گے. انہیں بالکل یقین نہیں ہے کہ اتحادی جو ہے ان کے ساتھ آ جائیں گے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ عدم اعتماد کی تحریک آنے والی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ ہوا
तो लॉन्ग मार्च की जो प्रेजेंस है, उसके अफराद की जो तादाद है, उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि पीपल्स पार्टी कितना बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ करती है। और यही पीपल्स पार्टी का ही इस वक्त जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, वही जो है वो डिटरमिन करेगा कि आगे की सियासी सूरत हाल क्या बनेगी, क्योंकि 23 मार्च तो बहरहाल अभी बहुत दूर है। तो मगर मतलब साहब ये अगर नो कॉन्फिडेंस वाला मामला ये ऑल ऑफ सडन शुरू हुआ, क्योंकि अगर ये पहली चीज होती तो शायद लॉन्ग मार्च अनाउंस ना होता, या ये स्ट्रेटेजी है इनकी कि पहले लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया और फिर उसका पॉलिटिकल मोमेंटम बढ़ाने के लिए नो कॉन्फिडेंस वाली बात जो है वो इनिशिएट कर दी गई? देखिए, सीधी सी बात यह है कि उन्होंने ये फिलर छोड़ा है, और ये फिलर जब उन्होंने ये छोड़ा है, क्योंकि अगर आप देखें कि पहले शायद खाकान अब्बासी जब ये भी बात होती तो वो ये कहते थे कि जी पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हम क्यों नहीं आजमाएं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन उनके अब अगर आप इंटरव्यूज देखें तो उन्होंने वो ये कहना शुरू कर दिया है कि जी अगर अदम एतमाद की तहरीक लानी है तो वजीर आजम के खिलाफ ही लाई जाए। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो काफी हद तक नैरो हुई है। इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी के विज़ावी उनके ओपिनियंस होते थे वो थोड़े से कम हुए हैं, इस लिहाज से कि उन्होंने कहा जी अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि लॉन्ग मार्च के अगर लॉन्ग मार्च करते भी हैं आप तो उसका अल्टीमेट गोल क्या होगा, वो चीज नजर नहीं आ रही। जबकि इमरान खान अब अगले महीने तक अगर इमरान खान ने ये खींच लिया ये सारी सूरत हाल, तो फिर लोकल बॉडीज इलेक्शन की तरफ फजा चली जाएगी और लोकल बॉडीज इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि एक टसल जरूर है। इमरान खान जो दूसरे बड़े फैसले होने हैं उसके हवाले से वो अपना कोई जहन जरूर बना चुके हैं, और वही डिटरमिन करेगा कि बाकी जो है थर्ड एम्पायर जो है वो इस अपील को एंटरटेन करता है या नहीं करता। लेकिन पहले तो अपील की जाए थर्ड एम्पायर से। वो अभी तक मेरा ख्याल है अपोजिशन फैसला नहीं कर रही है कि थर्ड एम्पायर को चीज रेफर की जाए या नहीं की जाए। तो ये वजह तो नहीं अपोजिशन देख रही हो कि थर्ड एम्पायर जो है वो कितनी देर है और कितनी देर नहीं है, ये भी तो हो सकता है। मतलब ये भी चीज है ना कि अगर फैसला ही अगर इमरान खान देखिए उस सिलसिले में जिसने भी फैसला पहले कर लिया जी, तो मुझे अभी भी यही लगता है, तीन चीजें मैं शुरू से कह रहा हूँ, मुझे अभी भी लगता है नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक इमरान खान हुकूमत में है। मुझे अभी भी लगता है कि इलेक्शन जो है 2 होंगे, और मुझे अभी भी लगता है कि इमरान खान टर्म पूरी करेंगे। लेकिन ठीक, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आकर जो मजहर साहब ने बात की है कि जी इमरान खान साहब उतने नर्वस नजर नहीं आ रहे, तो फैसलाबाद में जो उनका लबो लहजा है वो फिर इतना जारहाना क्यों है, सवाल रखेंगे अवैस तौहीद साहब के सामने। वेलकम बैक नाज़रीन। मजहर अब्बास साहब, अवैस तौहीद साहब और आमिर गौरी साहब मेरे मेहमान हैं। अवैस साहब, इमरान खान का जारहाना लबो लहजा वो फिर दोबारा उसी टोन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, आसिफ जरदारी साहब, तो ये नर्वसनेस नहीं है, ये सिर्फ उनका एग्रेशन है अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को ठीक करने के लिए, या आपको इसमें नर्वसनेस का पहलू भी नजर आता है? मुझे ऐसा लगता है हाफिज तारिक साहब की झुंझलाहट का शिकार तो है और उस झुंझलाहट का इजहार भी हो रहा है। अब आप इसको घबराहट कह लें, आप इसको कंफ्यूजन कह लें, लेकिन झुंझलाहट है। और इसी वजह से इन्होंने ये आवाम से बराह रास्त राब्ते का जो फैसला किया है वो भी यही है। तर्जुमानों की पूरी फौज है, उनको यही हिदायत दी जाती है कि आप जाएं और हमारी हुकूमत का जो है वो बयानिया आप मीडिया पे करें, लोगों से राब्ता करें। खान साहब ने वो झंडा खुद उठा लिया। मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिशन जो बहुत ही तजर्बेकार है, अगर मैं उर्दू का थोड़ा सा कॉनोटेशन जरा वर्ड का काइया है, काफी शातिर भी हैं सियासी तौर पे, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलके ये तासुर एक बनाया है कि अपोजिशन को कहीं ना कहीं से इशारे हैं। और जब इमरान खान साहब ने ये 2 चेहरे देखे होंगे, शहबाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का एक साथ मॉडल टाउन के अंदर, तो उससे ये बात जाहिर होती है कि दोनों जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। नून लीग की जो पॉलिटिक्स होगी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए पर अब नहीं होगी।
और इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब को ड्राइविंग सीट में बिठाया है। जरदारी साहब ने उनके साथ बैठ के ये मैसेज दिया है कि जी अब हमारी जो लड़ाई है वो खान साहब की हुकूमत से है। तो हुकूमत को हिला रहे हैं, जुला रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं। और ये जो पिक्चर्स हैं, और दूसरा गवर्नेंस का जो मसला है, मईशत का जो मसला है, महंगाई का जो मसला है, वो भी उस घबराहट में या झुंझलाहट के अंदर वो अपना एक तीरी का काम कर रहा है। और अगर आपने अपने इब्तदाइया में जो बात की है कि खुद शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि बड़ा आजमाइश वाला बजट होगा, तो IMF की जो शराइत है, फिर जो स्टेट बैंक की पूरी खुद मुख्तारी है, और आप ये देखिए कि अगर आप लीडिंग इकोनॉमिस्ट से बात करें, आप इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट से बात करें, या दुनिया में जो इस वक्त काम कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता कहीं कलेक्ट की तरफ तो नहीं जा रही, जितने कर्जे हैं, जितना मामला है, अब हमें पैसे देने हैं, हर साल हमें उतारने हैं, वो कर्जे उतारने हैं जो हमने माजी में लिए हुए हैं। तो उसमें नून लीग का भी शामिल है और उसमें पीपल्स पार्टी का भी है। तो वो माजी का एक बोझ तो है, लेकिन ये नहीं कर सके कि एक डगर पे चला लें, एक सिमत का तयन कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तासुर से एक झुंझलाहट है खान साहब की हुकूमत में भी, खान साहब के हवारियों में भी, जिसका इजहार वो अपने बयानात में कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो एक एग्रेसिव टोन लेके ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि बस अब हमने हुकूमत को गिराया और तब गिराया। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत कुछ स्पेस हुकूमत ने दी है, बहुत कुछ स्पेस अक्टूबर नवंबर के कजिए ने दी है, तराजे ने दी है, या एक कंफ्यूजन ने दी है, या जो डिले मामला हुआ था उसकी बुनियाद पे हुई। तो ये जो परसेप्शन है, दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स, और इसी परसेप्शन पे आगे बढ़ेगी हमारी सियासत। और वही आपने जो पहले बात की थी धुंध की और कोहर की, आमिर गौरी साहब, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक मरतबा फिर करीब आए, जो मजहर साहब ने कहा कि जी एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, और हमने माजी में बारहा देखा कि ये अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, तो अब कैसे यकीन कर लिया जाए कि ये एक दूसरे पे एतमाद करेंगे? और इमरान खान की हुकूमत के बाद जाहिर सी बात है दोनों खुद सियासी बेनिफिशरी होना चाहते हैं, तो ये जो गठजोड़ है ये कैसे आगे चलेगा? हाफिज साहब देखें, जो लैक ऑफ ट्रस्ट जिसकी बात मदर साहब भी कह रहे थे और अवैस भी कर रहे हैं, ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए कि अगर आप पाकिस्तान की सियासत को देखें तो बहुत अरसे से एक जारी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है या जो मुसलसल इलेक्टोरल डॉक्टरिंग है, उसके बाद ये चीज बहरहाल जो पाकिस्तान के अंदर जो असल सियासी कुव्वतें हैं जो हैं गैर सियासी, उन्होंने ये चीज अचीव जरूर कर ली है कि जो अपोजिशन का माइंडसेट रखने वाली पार्टीज हैं उनको पाकिस्तान के 4 में से 2 सूबे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे जीतने ना दिए जाएं। ये हैरानी की बात है कि पाकिस्तान की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अब सूबाई पार्टी के तौर पे पेश होती हैं। यानी पीपल्स पार्टी जो है उसका होम बेस जो है वो सिंध है और PMLN का पंजाब है। ये इनकी जरूरत बन गई है पीपल्स पार्टी की और PMLN की कि अगर ये मिल के पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वो तमाम चीजें जो हमने बहुत अरसे देखी और लंदन में देखी, जिस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ कि बाद जो ग्राउंड रूल्स हैं हुकूमत करने के, और पाकिस्तान अगर एक फेडरल रियासत है तो फिर इनको सारों को जो है ना वो एक दूसरे को माइनस करने की बजाय एक दूसरे के साथ मिल के काम करना पड़ेगा। अब उस चीज में अगर फर्ज किया ये दोनों जो इनकी जो लीडरशिप है वो ये बात मानने के लिए तैयार हो जाए कि सियासत बहरहाल इक़्तिदार में आने और रहने का नाम है, सियासत के लिए लड़ने का नाम नहीं है, क्योंकि जिन कुव्वतों के साथ ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें तो ये हमेशा नाकाम ही होंगे। इन्होंने बारहा देखा है। उसमें जो तासुर देते हैं गौरी साहब, लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो उन्हीं कुव्वतों के साथ मिल जाते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि देखें ना ताकत का महवर जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, इन लोगों ने 30 साल हो गए हैं, मतलब मेरे साथी जो है वो एग्री करेंगे, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की कोशिश नहीं की। यस, पीपल्स पार्टी और PMLN की सूरत में हम ये देखते हैं कि एक मदर साहब हर बार कहते हैं कि जी उनकी अपनी पार्टियों में ही डेमोक्रेसी नहीं है, जो बातें करते हैं डेमोक्रेसी की बड़ी बड़ी। लेकिन तारिक भाई देखें, पीपल्स पार्टी और PMLN ने बहरहाल अपना एक कोर ग्रुप जो है ना वो क्रिएट कर लिया है,
आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि नवाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं वो उनको छोड़ के अब पीटीआई में चले जाएंगे, या पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो छोड़ के पीएमएल में चले जाएंगे। असल गेम वहीं पे है कि वो जो जिनको ये मुसलसल खेलते हैं, कभी वो आप ये समझिए सदर्न पंजाब हो जाता है, कभी जो दूसरी पार्टीज हैं, केपी की पार्टी, बलोचिस्तान की पार्टीज, और नंबर गेम जो है उसको इस्तेमाल करते हुए ये ताकत में आती है। लेकिन जो असल चीज प्रॉब्लम है, एक छोटी सी बात देखें, इमरान खान को ये चीज पता होनी चाहिए थी कि हुकूमत जो है, पॉलिटिक्स में ये पढ़ते थे कि गवर्नमेंट इज इन परपेचुइटी, लोग आते जाते रहते हैं, और गवर्नमेंट चलाती कौन है? ब्यूरोक्रेसी। लेकिन पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के साथ जो कुछ हुआ है गवर्नेंस के नाम पे, यकीन करें वो नाकाबिले यकीन है। अगर आप कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को 2-2 महीने के बाद, 3-3 महीने के बाद चेंज करेंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डिलीवर करे नई टीम, मतलब ये शर्मनाक हरकतें जो हैं कोई भी हुकूमत अगर करेगी तो फिर उसके साथ वही होगा जो इनके साथ थर्ड टियर मतलब इलेक्शन में। आप ये गौरी साहब ये ज़हन में रखना चाहिए ना कि इमरान खान साहब कप्तान रहे हैं, क्रिकेटर हैं, वो हर थोड़ी देर के बाद बॉलर जो है वो चेंज कर देते हैं या उसका जो है एंड चेंज कर देते हैं, तो वो यही समझते रहे इसके अंदर। मैं साल में जी ऐसा ही बिल्कुल सेकंड टियर और थर्ड टियर में जो कारकर्दगी की है, जो इनके साथ हुआ है, इनके अपने जिलों में, पेशावर में, मर्दान में, ठीक है ना, उनके साथ जो हुआ है वो अगर उनको समझ नहीं आ रहा तो फिर मतलब कल बेशक का जहां मर्जी करा लेंगे अपना। मतलब साहब एक जरा मेरी ये इस पे रहनुमाई कीजिएगा, क्या अपोजिशन को यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? और अगर आज के दिन तक एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो कहीं धोबी पट पड़ने का चांस तो नहीं है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें और उसके बाद वो न्यूट्रलिटी जो है वो कहीं और चली जाए, तो ना ये इधर के रहे ना उधर के रहे? नहीं यकीन है उनको। अगर आप शाहिद खाकान अब्बासी से की बातें सुने तो वो तो अब भी यही कहते हैं ना कि बैसाखियां हट जाएं तो कल ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए। तो इसके माने ये हुए कि उनको यकीन नहीं है कि न्यूट्रल है। हाँ, ये जरूर है कि वो अपने कुछ कार्ड्स और खेल रहे हैं, वो गवर्नमेंट को भी बताना चाहते हैं। लेकिन अगर इस पूरे उसमें हम सब ये डिस्कस कर रहे हैं और अब बहुत से दूसरे दोस्त भी इन चीजों को डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट क्या नजर आ रहा है हमें कॉमन, कि पॉलिटिक्स इररेलेवेंट होती जा रही है। जो फैसले कहीं होते हैं, किसी के इख्तलाफात होते हैं, वो इख्तलाफात पॉलिटिक्स की बुनियाद बन जाते हैं, वो इख्तलाफात अपोजिशन और गवर्नमेंट के इख्तलाफात की बुनियाद बन जाते हैं। वो मामला ठीक हो जाते हैं तो मामला नीचे चले जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। मामला गर्म होते हैं तो लॉन्ग मार्च की कॉल हो जाती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ओवरऑल पॉलिटिक्स सिर्फ एक सर्कल में चली गई है और वही सर्कल जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वीक हो रही हैं, पॉलिटिक्स मजमूई तौर पे इररेलेवेंट हो रही है और इसका जो नुकसान है वो डेमोक्रेसी को पहुंच रहा है। आप देखें ना, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो डिबेट है ये कहां से हुई है। विफाकी वुज़रा बढ़ चढ़ के बात करते हैं, हालांकि हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन यानी पार्टी लीडर्स के तौर पे कोई बात करे वो और बात होती है। लेकिन जिम्मेदार विफाकी वुज़रा, जी मेरी जाती राय के सदारती निज़ाम होना चाहिए, जी मेरी जाती राय के निज़ाम, गवर्नर केपी के, और यही मैं बात कह रहा हूं। तो इसके मतलब है कि कहीं ना कहीं एक फजा बनाई जा रही है कि जी पार्लिमानी निज़ाम जो है वो कमजोर होता जा रहा है, पार्लिमानी निज़ाम सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए इस तरफ भी गौर करना चाहिए कहीं ना कहीं से। तो मेरा ख्याल है, मुझे तो सबसे ज्यादा नुकसान ओवर द इयर्स पॉलिटिक्स को होते नजर आया है कि जी आप इररेलेवेंट हो जाते हैं कि हर तरफ हम चाहे अपने तय ये बात करें या पॉलिटिशियंस बात करें, हम तो चले फिर बात करते हैं, जब पॉलिटिशियंस खुद ये कहने लगे कि जी देखें अंपायर का हाथ आ गया है, अंपायर का हाथ उड़ गया है, अंपायर न्यूट्रल हो गया है, अंपायर अभी न्यूट्रल नहीं हुआ है, तो वो दरअसल अपनी कमजोरियों की निशानदेही कर रहे होते हैं। वो दरअसल ये बता रहे होते हैं कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो कोई एक सियासी जमात भी इस चीज पर स्टैंड उस तरीके से लेने को तैयार नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसी तरफ देख रही है। मगर वो जो कहते हैं कि जी अगर हम स्टैंड लेते हैं तो उसके बाद जो हमारे साथ होता है वो अब हम उस काबिल नहीं है कि कर सके, बल्कि वो कहते हैं बाकी सियासी जमातें भी दूसरी तरफ खड़ी हो जाती। तो अगर चलो एक तो कम हो, मार पड़ रही है, नहीं तो अगर नहीं है इस काबिल तो फिर घर जाएं, फिर क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब मियां साहब यहाँ खड़े होके कहते हैं कि जी मैं नजरियाती हो रहा हूं और कुछ अरसे बाद वो लंदन चले जाते हैं और 3 साल से वो लंदन में हैं। तो ये इसी वजह से ये नजर आता है कि जी अगर शहबाज शरीफ का नुक्ता नजर ऊपर आ रहा है, हावी आ रहा है, शहबाज शरीफ ड्राइविंग सीट पर आ रहे हैं, तो जी मामला ठीक हो रहे हैं।
जरदारी साहब प्रो एक्टिव हो गए हैं तो जी मामलात ठीक हो रहे हैं। जब ये टर्मिनोलॉजीज आपकी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए तो इसका मतलब है पॉलिटिक्स पीछे जा रही है, इसका मतलब है पॉलिटिशियंस इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। ये जो लोग थोड़े अरसे में हमें बड़े नजरियाती नजर आते हैं, वो कुछ अरसे बाद नफ्सियाती क्यों नजर आने लगते हैं मदर साहब? वो इसी वजह से कि नजरियाती पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, खत्म हो गई। न पीपुल्स पार्टी में नजरिया रहा है, न पीपुल्स पार्टी में लड़ने की सकत रही है, न पीएमएलएन का जो एक माजी रहा है वो उसको छोड़ भी दें। एक नई चीजें नवाज शरीफ साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने माजी में भी देखा कि जी एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट दर्शाया की जाएगी, कारगिल पे कमीशन बैठाया जाएगा, XYZ। यहाँ इख्तिदार में आए वो सारी चीजें साइड में हो जाती हैं। तो इख्तिदार में आने का रास्ता जब तक अवामी जद्दोजहद नहीं होगा, कामयाबी हासिल नहीं होगी। ठीक, मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं। तो ये जो सियासी जमात वाली बात की, ये अवैस साहब से करते हैं और मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है उस पे अपने जो तज्जियाकार हैं उनकी राय लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अवैस तौहीद साहब, मजहर अब्बास साहब और आमिर गौरी साहब मेरे मेहमान हैं। अवैस साहब, मदर साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं जो सियासी जमातों के हवाले से उन्होंने कहा कि जो वीक हो रही है, अब ना सियासी जमात होगी ना सियासत होगी, तो फिर तो ठीक है, तो सब कुछ प्लान से हो रहा है, एक मनसूबाबंदी के तहत। नहीं, मदर साहब से इत्तेफाक अगर मैं और आप नहीं करेंगे तो यार फिर ये तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी ना भाई हमारे तो। अच्छा, मदर साहब के मामले में आप आमरीत के कायल हैं, जर्नलिस्टों के लीडर हैं तो। लेकिन नहीं, राय में थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ मदर साहब की बात से। देखिए, पॉलिटिक्स इररिलेवेंट नहीं होती, डेमोक्रेसी इररिलेवेंट होती जा रही है और जो डेमोक्रेसी है वो वीक होती जा रही है। थोड़ा सा हो सकता है मदर साहब का भी यही पॉइंट हो, मुझे ऐसा लगता है। और जो डेमोक्रेसी इररिलेवेंट हो रही है या डेमोक्रेसी वीक हो रही है या डेमोक्रेसी पे ताने हो रहे हैं, वो इस वजह से हो रहे हैं कि ना इनका मैनिफेस्टो बदला है, ना इनके नारे बदले हैं। अब रोटी कपड़ा मकान जो है ये 70s का है, उस वक्त रेवोल्यूशन अलग था, मामलात अलग थे। हाफिज तारिक साहब, इसी तरह जमात इस्लामी का आप देख लीजिए, उनका जो है कितनी दफा उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है अपना नारे, लेकिन जो मैनिफेस्टो है जब तक वो चेंज नहीं होगा, वो कैसे रिएक्शनरी पॉलिटिक्स कुछ नहीं होती कि रिएक्शन में आप करते रहे, रिएक्शन के अंदर तो स्टेटमेंट आप दे देंगे ना। इसी तरह नून लीग का आप इनसे पूछे कि 60% आबादी जो है वो यूथ की है, यूथ के लिए इनके पास क्या है, मुझे ये बता दें। साउथ पंजाब में किस तरह आप लिफ्ट करेंगे वो बता दें, ये मईशत को किस तरह करेंगे बेहतर वो बता दें। इनके पास बात जो है वो करने को नहीं है, और बात इस वजह से करने को नहीं है क्योंकि सोच विचार नहीं करते, स्टडी सर्कल नहीं है, पैसा देके मेंबरशिप नहीं होती, स्टेक्स नहीं है, सरमाएदार घुस गए हैं पार्टीज के अंदर। तो ओवरऑल पार्टीज का स्ट्रक्चर ही उस बेस पे नहीं है ना। जब पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर इलेक्टेबल्स पे होगा, फ्यूडल्स पे होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब जमहूरी इक़्तिदार जो है आप अपनाएंगे नहीं तो जमहूरियत तो कमजोर होगी, फिर तो आप इशारों के इंतजार करेंगे और फिर आपके बयानी में भी होगा या रोना धोना होगा, ये शख्सी सियासत होगी कि नहीं जी बड़ी बात की है, लेकिन सारा जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब को है, सारा इख्तियार जो है जरदारी बिलावल साहब को है, सारा इख्तियार जो है वो खान साहब को है, सारा इख्तियार अल्ताफ हुसैन साहब को है। ये क्या है भाई? आप ये बताइए कि आपकी रियासत 25 साल बाद क्या होगी, आपका यूथ 15 साल बाद क्या होगा, आप जो नए जो ट्रेंड है, आपने आईटी के लिए क्या किया, आपने लगा दिए कि लैपटॉप पे लगा दिए। मैं कहने का मकसद किसी एक रियासत का जो मुस्तकबिल होता है, जिसकी जो प्लानिंग है वो तो है ही नहीं। आप कहाँ खड़ी होगी ये रियासत जो है आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद, और ये बच्चे जो है वो क्या करेंगे हमारे। बिल्कुल ठीक बात है गौरी साहब। अगले आने वाले दिनों में अब ये जितने चीजें हुई हैं या अनफोल्ड किस तरह से होते हुए आप देख रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उनको? देखिए, अगर मैं मजहर और अवैस दोनों की बात को लेके आगे चलूं कि जहां मजहर ने कहा कि सियासत उन्हें कमजोर होती नजर आती है, अवैस ने कहा कि जमहूरियत कमजोर है, और आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया रियासत का। मैं बता रहा हूं कि ये दोनों चीजें जो है पहले भी कभी नहीं थी। रियासत कमजोर हो रही है इसलिए कि अगर फर्ज किया इस मुल्क के अंदर 30-35% नौजवान जो हैं उनके लिए जॉब्स नहीं है, अगले आने वाले जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि यह रियासत जो है वो अपने जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाह नहीं दे सकेगी, उनको पेंशन्स नहीं दे सकेगी, तो फिर ये रियासत कैसे चलेगी?
किया हमने अपने छाती पे तमगे लगाने हैं कि हमने बहुत कामयाबियां हासिल की हैं वॉर ऑन टेरर के अंदर, लेकिन एक रियासत जो है मुसलसल पिछले कई दहाइयों से अपने अंदर होने वाली जंगों को, आप उसको हो सकता है आप कुछ कोई भी नाम दे दें, हम कहें कि नहीं जंग नहीं है, रोज हमारे जो है सिपाही शहीद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं दोनों तरफ से, अगर उनको कंट्रोल नहीं कर सक रही, जिन मुल्कों पे ये हमले हुए थे वहां तो उन बदमाशों ने पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लिया है, कहीं छोटा हमला हुआ कहीं बड़ा हमला हुआ, वहां पे तो मामला जो है जिंदगी उसी तरह रवा दवा है, हमारे यहाँ ये मसाइल ही खत्म नहीं हो रहे। तो ये कहना कि रियासत जो है वो न्यूक्लियर रियासत है या ये नहीं है, असल चीज वही है जो अवैध भी कहते, मतलब देखें असल मामला अवाम के जो है वो बहबूद का है, उनके लिए जॉब्स की क्रिएशन का है और उनके लिए सिक्योरिटी का है, वो तो सारा का सारा फेल है यहाँ पे। वो तो डिस्कशन में ही नहीं है गौरी साहब, डिस्कशन में ही नहीं है ना, तो बात ही नहीं होती। तो हम तो रिएक्शन जो अवैध साहब ने कहा ना, बिल्कुल बयान फिर उसके बदले में बयान, बस। तारिक भाई हम ये कहते थे कि देखें ये जो लोग कहते हैं ना कि हम ये कर देंगे, तो हम ये कहते थे कि बिल्कुल हम अब यकीन करते हैं कि आप कर देंगे, सिर्फ एक्सप्लेन कर दें 5 मिनट में कि कैसे कर देंगे। 50 लाख घर बनाने, कहाँ बनेंगे, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, किस तरह की नौकरियां होंगी, कहाँ होंगी, जॉब स्ट्रक्चर क्या होगा, नए सूबे बनाने हैं, बिल्कुल ठीक है बनाएं, आप 15 सूबे बना लें। आप ये बताएं कि अगर 4 सूबे नहीं चला सके तो 15 कैसे चलाएंगे? अगर इस तरह के लोगों से आपने हुकूमत चलवानी है तो आप चलवा लें, मतलब एक के बाद एक। मतलब साहब दो बातें मुझे लास्टली अगर शॉर्टली बता दें। एक, ये जो इत्तेहादी हैं ये इसी तरीके से होगा मामला, ये किसी इशारे के मुंतजिर होंगे या न्यूट्रलिटी देख के ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसका एक जवाब दे दें। और फिर दूसरी बात ये कि ये जो अगले आने वाले दिनों में ये जो सियासी मंजरनामा है ये आपको किस तरह से अनफोल्ड होता नजर आता है? देखिए, गैर यकीनी सूरत हाल है और गैर यकीनी ही रहेगी। इस मुल्क में इस मुल्क में डेमोक्रेसी तो हम देख रहे हैं, 14 साल से डेमोक्रेसी है ना, जो भी डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी तो है, लेकिन क्या वो डेमोक्रेसी है, ये सवाल है। जब मैं कहता हूं कि सियासत जो है वो इररेलेवेंट हो रही है, तो जब आपके पेश नजर कोई निजाम ही नहीं होगा, यानी मैं अगर कोई सियासी जमात है उनसे पूछें डेमोक्रेसी, हाँ जी डेमोक्रेसी के लिए हम लड़ाई, कौन सी डेमोक्रेसी के लिए जी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। आपके अंदर डेमोक्रेसी है, उसमें अगर मगर पे काम होता है। जो गौरी साहब बात कर रहे हैं, रियासत क्यों कमजोर हो रही है? रियासत इसलिए कमजोर हो रही है कि रियासत को जो काम करने चाहिए वो काम के बजाय वो सारे काम कर रही है। एक जमाने में हम जो है वो जिहाद की तरफ निकल गए थे, फिर हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ने चले गए, फिर हम ये तय करने लगे कि जी इस ग्रुप को, इस इंतहा पसंद ग्रुप को से हमें फायदा होगा सियासी तौर पे, तो हमने उसकी इंतहा पसंदी को बर्दाश्त किया। और आखिर में ग्राउंड पे ये है कि अगर कोई गैर रियासती अनासिर चाहें तो मुल्क को पैरालाइज कर सकते हैं, जिस वक्त भी वो चाहें पैरालाइज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं रियासत को कहीं ना कहीं सख्ती करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ता है। तो पॉलिटिक्स इसलिए इररेलेवेंट हो रही है कि नॉन पॉलिटिकल लोग, नॉन स्टेट एक्टर्स और उनके जो पशपुनाई करने वाले हैं वो मजबूत हो रहे हैं। आप देख लें। और दूसरे ये कि आप देखें ना कि आप जब भी कभी किसी उधर चले जाएं तो अगर पॉलिटिक्स को नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि जी ये तो सियासत कर रहा है। सही। आप इलेक्शन कमीशन चले जाएं, आप वो सारे वो उठा के देख लें, 70% लोग हैं उन्होंने प्रोफेशन के आगे लिखा है बिजनेस। भाई कौन सा बिजनेस करते हैं आप, कौन सा कारोबार करते हैं, कितने लोग हैं आप उनके पूरे उसमें देखें ना कि जी मैं अब तो बाकी तो अब पहले कहते थे ना खानदानी सियासत कि जी हाँ 2 बड़े खानदान हैं। आज जो आप देख लें, जो एमएनएज हैं, जो मिडिल क्लास का एमएनए है उसका भी भाई पॉलिटिक्स में है, उसके भी कजन्स पॉलिटिक्स में। तो वो एक माइंडसेट बन गया है कि जी सबसे बेहतर जरिया पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के जरिए सियासत को जरिया आमदन बना दिया ना, यानी सियासत जरिया आमदन है। जब सियासत जरिया आमदन हो जाए ना तो फिर सियासत जाहिर है नजरियाती नहीं रहती, फिर नजरियाती पॉलिटिशियन बहुत पीछे चले जाते हैं और यही हमें नजर आ रहा है। एक बार लास्ट सेंटेंस ये कि गैर यकीनी रहेगी, लेकिन इस गैर यकीनी सूरत हाल में ही इमरान खान साहब आपको सरवाइव करते नजर आते हैं? देखिए, अगर सरवाइव करेंगे भी इमरान खान, जो कि मुझे लगता है,
सियासी अदम इस्तेकाम माशी अदम इस्तेकाम को जन्म देता है। दुरुस्त बात है। और माशी और इमरान खान ने सबसे जो बड़ा मेरे ख्याल में ब्लंडर किया है पिछले दिनों, वो ये कि वो खुद मैदान में कूद पड़े। जब आप खुद मैदान में कूद पड़े, गवर्नमेंट भी जलसे कर रही हो, अपोजिशन भी जलसे कर रही हो, तो जो इन्वेस्टर है उसके जहन में तो ये बात बैठ जाएगी, यार ये तो अच्छा, एक गहरी अनसर्टेनिटी में मैं कहां से जाके इन्वेस्ट करूं। मदर साहब, हाँ या नहीं में तीनों लोग, तहरीक अदम एतमाद अगर आती है और कामयाब हो जाती है तो आपको हैरत होगी? जी मदर मुझे साहब। हैरत होगी, मुझे हैरत होगी। अवैध साहब आपको भी हैरत होगी अगर तहरीक अदम एतमाद? I'll be surprised. I'll be surprised कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद लाएं और उसमें कामयाब, मुझे लगता है कि तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, लेकिन इस उससे नहीं लाएंगे कि इसमें हमने हुकूमत को गिरा देना है। आमिर गौरी साहब, आप भी हैरान होंगे या नहीं? आपको कोई हैरानी नहीं होगी? नहीं, मुझे हैरानी नहीं होगी। जो चीजें मैं सुन रहा हूँ उस वजह से अगर फर्ज के मामला इस तरह चलते हैं, मुझे पता है कि जो पिछले 3-3.5 साल में जो ड्रामे हुए हैं यहाँ पे, जिस तरह बार बार चीजें फेल हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस दफा फेल होगा सारा मामला, तो फिर जो ये सारे मामले करवाने वाले लोग हैं वो पार्टनर होंगे इस मुल्क को मजीद कमजोर करने में। मैं दुआ करता हूँ इमरान खान साहब अपनी टर्म पूरी करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के लिए आने वाले महीने मुश्किल है। आमिर गौरी साहब, अवैस तोई साहब, मदर अब्बास साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।